गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना जो टॉपिक है मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में चैप्टर नंबर सेकंड में अपन ने देख लिया था कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव के एग्जाम्पल क्या होते हैं और कैसे कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। आज अपन जो बात करने वाले हैं, जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास क्या, संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति। संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति, इसमें अपन क्या करेंगे, इसका एक डेरिवेशन होगा। उस डेरिवेशन में करेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स यानी मैं लिख सकता हूँ कि F इजिक्वल टू माइनस का डेल यू होता है। F इजिक्वल टू माइनस का क्या होता है, डेल यू, वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यदि अपने पास यदि कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यदि कोई फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, वो फोर्स यदि मान लो कि एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल पर यदि मैं कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, यदि मैं एक पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई करता हूँ, उस फोर्स अप्लाई करने पर यदि वो फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो मुझे वो पार्टिकल की जो गति होगी वो कैसे दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगी या रेक्टिलिनियर मोशन दिखेगी, सरल रेखीय गति दिखेगी। अपना टॉपिक है रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर जो पार्टिकल की गति होगी वो कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। तो अपन देख सकते हैं कि सरल रेखीय गति, ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये तो आपने कर ही लिया होगा। अपन बात कर रहे हैं जो आज का टॉपिक है अपना, कि संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की सरल रेखीय गति। इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा है कि देखो यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार कोई भी कंजर्वेशन लॉ होता है, तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि यदि कोई पार्टिकल की टक्कर होती है तो टक्कर से पहले टक्कर के बाद की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। यदि मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं, टोटल यांत्रिक ऊर्जा की बात करूं, तो वो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा, जो अपना टॉपिक है वो है संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति। क्या है अपने पास, संरक्षी बलों के अंतर्गत सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसमें लिख रखा है कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार संरक्षी बलों के अंतर्गत, संरक्षी बलों के अंतर्गत यानी क्या हो जाएगा अपने पास, F इजिक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू हो जाएगा। F इजिक्वल टू कितना होगा, माइनस का डेल यू। अर्थात संरक्षी बलों के अंतर्गत गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, नियत रहता है। क्या होता है अपने पास, गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार संरक्षी बलों के अंतर्गत गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों का टोटल सम होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ E कण की यांत्रिक ऊर्जा है, K गतिज ऊर्जा है और U स्थितिज ऊर्जा है। यही अपन ने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अंडर कंजर्वेटिव फोर्स इज फिक्स्ड। हियर द मैकेनिकल एनर्जी ही है वो कैपिटल E है, काइनेटिक एनर्जी है वो कैपिटल K है और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या अपने पास U है। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल एनर्जी है, क्या है अपने पास, टोटल एनर्जी यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा, वो किसके इक्वल होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है क्या होगी अपने पास, कुल यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, गतिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगा अपने पास, स्थितिज ऊर्जा, प्लस क्या हो जाएगी अपने पास, स्थितिज ऊर्जा। यानी ये इंग्लिश टर्म में क्या लिखोगे आप कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी अपने पास, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस का क्या हो जाएगी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली टर्म होगी, यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है। अब मुझे पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है उसको मैं डिनोट करता हूँ किस से, E से। यहाँ पे अपन ने लिख रखा है कि E है वो कण की क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी अपने पास, E होगी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा यहाँ पे, K होगा। तो देखो काइनेटिक ऊर्जा अपन ने लिख रखा है कि जो K है वो क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, K हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास, U हो जाएगा। तो ये मैं लिख सकता हूँ कि E इज इक्वल टू K प्लस U, ये अपने पास क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो ये U है, यहाँ पर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला F इजिकल टू माइनस डेल यू यूज करूंगा और इससे मैं क्या लाऊंगा, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लाऊंगा, ताकि मुझे पता लगेगा कि पार्टिकल की जो गति होती है वो कैसी होती है, कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर सरल रेखीय होती है। तो यहाँ तो अपन ने देखा कि E इजिकल टू क्या आ जाएगा, K प्लस यू। अब अपन इस डेरिवेशन को
स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास E इज इक्वल टू क्या है K प्लस यू, और इसी डेरिवेशन को अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, यदि इसको मैं प्रूफ करूँ तो मैंने अभी निकाला कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास काइनेटिक एनर्जी प्लस का क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E माइनस का U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास K हो जाएगा, यानी E तो कुल मैकेनिकल एनर्जी है, U पोटेंशियल एनर्जी है और K क्या है अपने पास काइनेटिक एनर्जी है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये क्या हो गया E माइनस का U इज इक्वल टू K। अब मुझे पता है कि जो K होता है वो क्या होता है अपने पास काइनेटिक एनर्जी होती है, जो K होता है वो क्या होती है अपने पास गतिज ऊर्जा होती है, और वो कितनी होती है, वो होती है अपने पास कितनी 1/2, साथ में क्या हो जाएगा mv², कितनी होती है 1/2 mv²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो क्या रहती है अपने पास 1/2 mv²। तो ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास E माइनस का U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 mv²। यदि मैं इसको 2/m को इधर ला सकता हूँ तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2/m, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास E माइनस का U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास v²। क्या हो जाएगा अपने पास 2/m E माइनस U और साथ में क्या हो जाएगा v²। यदि मैं यहाँ से ये टर्म हटाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2/m, साथ में हो जाएगा अपने पास E माइनस का U, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी अपने पास फर्स्ट। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखा कि जो काइनेटिक एनर्जी है यानी E इज इक्वल टू K प्लस यू, E माइनस यू क्या हो जाएगा K हो जाएगा। तो यहाँ पे K इज इक्वल टू क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी जो कितनी है 1/2 mv²। यदि मैं 1/2 mv² होती है तो K की जगह मैंने वैल्यू रख दी 1/2 mv²। यदि 2/m इधर आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा v², और स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या लग जाएगा अपना स्क्वायर रूट। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे इस u की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है मुझे इस u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे पता है, हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं एक रिलेशन, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि f इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास माइनस का डेल u होता है। यदि मैं इसको वन डायमेंशनल में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास f इज इक्वल टू माइनस का du अपॉन में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। किस में है ये, मैंने किस में लिखा है 1D में लिखा है, और ये किस में है अपने पास 3 डायमेंशनल में। यदि मैं कहता हूँ कि f इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का du अपॉन में क्या होता है dx होता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इधर भेजूँ तो ये क्या हो जाएगा f.dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का du। क्या हो जाएगा अपने पास f.dx माइनस का क्या हो जाएगा du। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का f डॉट का क्या हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा du इज इक्वल टू माइनस का f डॉट का dx। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए u वाले टर्म के चाहिए, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए u की चाहिए। तो क्या मैं u से यहाँ से u निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे, इसका इंटीग्रेट करके। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करूँ, यानी बोथ साइड में मैं क्या करता हूँ इसका इंटीग्रेट करता हूँ, तो यहाँ से क्या निकलेगी अपने पास u की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे दोनों और क्या करें अपन इसका समाकलन करें, दोनों और समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास क्या du इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास f डॉट का क्या हो जाएगा dx। अब यदि मैं इसका समाकलन करता हूँ तो मुझे पता है कि समाकलन करोगे तो जो du है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा u में। तो ये वाली टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी अपने पास u में हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये तो क्या आएगा u, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का fx और प्लस का कांस्टेंट क्या आ जाएगा c आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का fx कांस्टेंट और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। यदि c की वैल्यू निकालनी है तो यदि प्रारंभिक समय की बात करें, किसकी बात करें, यदि इनिशियल टाइम की बात करें या प्रारंभिक समय की बात करें, तो प्रारंभिक समय में क्या होता है, यदि t इज इक्वल टू 0 था, क्या था अपने पास t इज इक्वल टू 0 था, तो अपने पास जो डिस्प्लेसमेंट आएगा x आएगा वो भी क्या आएगा 0 आएगा। और यदि x 0 होता है तो मेरे पास u भी कितना होगा 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे u 0 है, x भी 0 है, तो इज इक्वल टू क्या रहेगा c। तो मुझे पता है c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी अपने पास, ये वाली वैल्यू रह जाएगी क्या u इज इक्वल टू माइनस का fx। तो यहाँ पे क्या रह गया अपने पास u इज इक्वल टू माइनस का fx और c क्या हो गया 0 हो गया। मतलब मेरे पास ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास, सेकंड आ गई u इज इक्वल टू माइनस का fx। अब अपन ने जो इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, उसमें अपन को वैल्यू रखनी है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी अपने पास,
ये वाली थी इक्वेशन फर्स्ट, v इज इक्वल टू 2/m e माइनस का क्या था, u था। इसके अंदर जो अपना u निकला है वो मैं वैल्यू यहाँ पे रखूँगा, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो 2/m e माइनस u है, इसमें वैल्यू रखनी है। यानी समीकरण 2 से यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि u का मान, क्या लिख सकता हूँ, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, u का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, v था तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2/m, साथ में क्या था अपने पास, e था, माइनस का u था तो माइनस u की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का fx आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का fx आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 2/m, और ये क्या रह जाएगा अपने पास, e प्लस का क्या हो जाएगा, fx। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, थर्ड, क्या हो जाएगी अपने पास, v इज इक्वल टू 2/m e प्लस का क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जो ये v है, v क्या बताता है यहाँ पे, वेलोसिटी को डिफाइन करता है, तो v की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, यदि मैं वेलोसिटी को डिफाइन करता हूँ तो मुझे पता है कि जो v होता है, क्या होता है, जो वेग होता है वो किसके इक्वल होता है, v इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन में क्या होगा, dt होगा। क्या होगा, dx अपॉन में dt, यानी मैं इसको रख सकता हूँ dx अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 2/m, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, e प्लस का क्या हो जाएगा, fx। क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू 2/m e प्लस का क्या हो जाएगा, fx। अब मैं क्या x वाली टर्म को इधर ला सकता हूँ और बाकी टर्म को एक साइड ले जा सकता हूँ। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, चरों की पृथक्करण विधि, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, चरों की पृथक्करण विधि क्या कहती है, x वाली टर्म सारी एक साइड लाओ और टी वाली टर्म सारी एक साइड ले जाओ। तो dt को उधर ले जाऊँगा और इस टर्म को इधर लाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन में हो जाएगा अपने पास e प्लस का fx, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, 2/m, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx अपॉन में e प्लस fx, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास, e प्लस का fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/m dt हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या लग रहा था अपने पास, स्क्वायर रूट लग रहा था। क्या लग रहा था, स्क्वायर रूट लग रहा था, क्योंकि ये जो v था वो v स्क्वायर की वैल्यू थी, यानी यहाँ भी क्या लग रहा था अपने पास, स्क्वायर रूट लग रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx अपॉन में e प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और 2/m का भी क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। क्लियर। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चरों की पृथक्करण विधि से मैं इसका क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। तो देखो मैंने चरों की पृथक्करण विधि से मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, x वाली टर्म को एक साइड ले लिया, t वाली टर्म को एक साइड ले लिया। अब मैं इसका क्या करूँगा, दोनों साइड समाकलन करूँगा। क्या करूँगा, दोनों साइड समाकलन करने पर दोनों और क्या हो जाएगा अपने पास, समाकलन करने पर यदि दोनों साइड समाकलन करता हूँ तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, dx, साथ में हो जाएगा अपने पास e प्लस का fx की पावर 1/2, यही हो जाएगा। इसको रूट हटा देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, √2/m, और साथ में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, चरों की पृथक्करण विधि के द्वारा यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, e प्लस का fx की पावर कितनी, -1/2, और साथ में क्या हो जाएगा, dx लिख सकता हूँ ऐसे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/m, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, dt हो जाएगा। क्लियर। क्या हो जाएगा, 2/m और dt हो जाएगा। अब यदि मैं इसका समाकलन करता हूँ तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो चीज़ अपन को देखनी है। तो यदि इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन के लिए क्या आ जाएगा, देखो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 से x आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0 से x, और ये कितना आ जाएगा, 0 से t। यदि इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 0 से x का मतलब क्या है कि प्रारंभ में उसका विस्थापन 0 था या x 0 था, t समय बाद उसका विस्थापन कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ t के लिए 0 से t और यहाँ पर 0 से x। अब यदि मैं कहता हूँ कि इसका जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी अपने पास, इसका यदि मैं समाकलन करता हूँ तो ये क्या आएगा अपने पास, e प्लस का fx, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1/2 प्लस का 1। क्या हो जाएगा अपने पास, -1/2 प्लस का 1, और यहाँ पर भी क्या रह जाएगा, समाकलन -1/2 प्लस 1, जो पावर होती वो नीचे आ जाती, और fx का क्या रह जाएगा अपने पास, क्या रह जाएगा, f रह जाएगा। क्या रह जाएगा, f इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, ये जो √2/m है, तो जो √2/m है वो तो क्या हो जाएगा अपने पास, बाहर आ जाएगा, तो √2/m
यहाँ पे साथ में क्या रह जाएगा टी। अब इसकी लिमिट क्या लगेगी 0 से टी और इसकी लिमिट क्या लगेगी 0 से एक्स। क्या लगेगी इसकी लिमिट 0 से एक्स और उसकी लिमिट 0 से टी। तो ये वाली टर्म क्या हो गई ई प्लस का एफ एक्स। अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1/2 + 1 यानी ये तो कितना हो गया 1/2। कितना हो गया -1/2 + 1 कितना 1/2। यहाँ पे जो नीचे वाली टर्म थी तो ये भी क्या है -1/2 + 1 यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 यानी क्या हो जाएगा अपने पास f/2 = कितना हो जाएगा √2/m और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास t माइनस का 0 यानी t रह जाएगा। ये वाली टर्म रह जाएगी। अब अपन को क्या करना है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/f कर दूँ f/2 को। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 ऊपर आ जाएगा 2/f। ये हो जाएगा अपने पास e प्लस का fx और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 = कितना हो जाएगा √2m और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास t हो जाएगा। ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मैं कह सकता हूँ कि जब ये वाली टर्म हो गई तो इसको थोड़ा सा और भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसमें लिमिट क्या लगानी है मुझे 0 से, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट क्या लगानी है मुझे 0 से x लगानी है। तो मैं क्या लगाऊंगा इसमें लिमिट 0 से x लगाऊंगा। तो पहले अपर लिमिट की बात करते हैं। तो देखो 2/f ये तो ऐसे का ऐसे हो गया। यदि मैं अपर लिमिट लगाता हूँ तो e प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास fx यही आएगा। अपर लिमिट में यही टर्म आएगी माइनस लोअर लिमिट आएगा तो e तो ऐसे का ऐसे, ई तो क्या होगा अपने पास ऐसे का ऐसे। तो ये तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे ई रख दिया और लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या था लोअर लिमिट लगाओगे तो ये -f = क्या बन जाएगा 0। ये वाली टर्म हो जाएगी = क्या हो जाएगा यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद भी अपने पास क्या बचा ओनली टी ही रहेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी इसकी लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने पर ये रिजल्ट आएगा। अब मुझे पता है कि इसकी जो लिमिट थी वो क्या थी अपने पास e + fx। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा अपने पास ये बनेगा 2/f e प्लस का fx क्या हो जाएगा इसकी पावर कितनी 1/2 माइनस का हो जाएगा अपने पास e की पावर 1/2 = कितना हो जाएगा √2/m और साथ में क्या हो जाएगा t हो जाएगा। क्लियर। तो ये वाला रिजल्ट क्या हो गया 2/f e प्लस fx की पावर 1/2 e की पावर 1/2 और √2/m t हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है क्या मैं इस 2/f को उधर भेज दूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैसे, इसको थोड़ा सा इजीली सॉल्व करते हैं। तो देखो ये वाली टर्म कैसे सॉल्व होगी 2/f को उधर भेज दो तो ये रह जाएगा e प्लस का fx की पावर कितनी 1/2 माइनस का हो जाएगा अपने पास कितना e की पावर 1/2 = हो जाएगा अपने पास क्या f/2 साथ में हो जाएगा क्या √2/m और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास t हो जाएगा। यदि मैं दोनों साइड क्या करता हूँ स्क्वायर रूट करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर रूट यानी दोनों साइड क्या करता हूँ वर्ग, दोनों और स्क्वायर करने पर या वर्ग करने पर। यदि मैं दोनों साइड वर्ग करूंगा तो यहाँ पे इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट एक तरीके से ये क्या होगा होल स्क्वायर ओपन होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास e प्लस का fx की पावर कितनी 1/2 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास e 1/2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर = हो जाएगा अपने पास f² अपॉन में 4 2 अपॉन में क्या हो जाएगा m और साथ में क्या हो जाएगा t का क्या हो जाएगा t², यानी ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मैंने दोनों साइड बोथ साइड में क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड में स्क्वायर किया तो क्या आया e प्लस fx की पावर 1/2। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करना है, क्या करना है अपन को इस होल स्क्वायर को ओपन करना है। तो देखो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपने पास a² यानी e प्लस का fx का क्या आएगा होल स्क्वायर यानी 1/2 क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। तो यदि मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ, तो यदि होल स्क्वायर ओपन करूँगा तो इसमें एक और टर्म आ जाएगी। ये तो अपन ने स्क्वायर करके कर लिया। अब अपन को क्या करना है इसका होल स्क्वायर ओपन करना है और होल स्क्वायर ओपन करके इस टर्म को मैं इधर भी भेज सकता हूँ। तो देखो होल स्क्वायर ओपन करते हैं क्या क्या अपन ने दोनों साइड वर्क किया, दोनों साइड वर्क किया तो देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी अपने पास। एक तरीके से मैं या तो पहले इस टर्म को उधर भेज दूँ फिर इसका स्क्वायर करूँ, ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो इसमें जो होल स्क्वायर है ये जो मैं मेथड अभी जो कर रहा था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो उसको थोड़ा इजी कर लेते हैं।
ईजी में अपन को ये करना है कि जो ये E1/2 आ रहा है, क्या आ रहा है अपने पास, E1/2 आ रहा है, उसको क्या भेज दो, उधर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास E प्लस का क्या हो जाएगा fx की पावर कितनी 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास कितना E1/2, ये प्लस का हो जाएगा, ये उधर आएगा तो प्लस, और प्लस क्या रह जाएगा अपने पास f/2 2/m, और साथ में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों और वर्क करता हूँ, दोनों और क्या करता हूँ मैं, स्क्वायर करता हूँ या वर्क करने पर। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, e प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास fx, इसका क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1 हो जाएगा, इस ये होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो E1/2 प्लस का हो जाएगा अपने पास f/2 2/m t, और ये क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर से ओपन होगा, ये वाली टर्म। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो क्या बनेगी, वो टर्म बन जाएगी अपने पास, देखो E प्लस fx, तो ऐसे का ऐसे, तो क्या हो जाएगा अपने पास E प्लस fx, क्या हो जाएगा अपने पास E प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास fx, क्या हो जाएगा ये वाली टर्म, इसका होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा ओनली E हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास f²/4 2/m, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास t हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर में 2ab आएगा तो 2, ये क्या हो जाएगा E1/2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास f/2, और साथ में क्या हो जाएगा √2m, और साथ में क्या हो जाएगा t, साथ में क्या हो जाएगा t, ये वाली टर्म आएगी। अब मुझे बताए कि ये वाली टर्म में देखो e और e दोनों पॉजिटिव में है, क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो ये e से e क्या हो जाएगा अपने पास कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या बचेगा यहाँ पे fx, ये fx फंक्शन नहीं है, f क्या है अपने पास फोर्स है, और x है वो क्या बता रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास f² अपॉन में क्या हो जाएगा 2m, साथ में क्या हो जाएगा t, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2e अपॉन में हो जाएगा m, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास ft, यानी ये जो 2em है वो किस में आ जाएगा अपने पास स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो f दो जगह से कॉमन आ रहा है, कहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ fx इज इक्वल टू f, यदि मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये क्या रह जाएगा अपने पास, ये वाली जो टर्म है वो रह जाएगी अपने पास f अपॉन में क्या 2m, साथ में हो जाएगा t, प्लस का हो जाएगा अपने पास 2e अपॉन में क्या हो जाएगा m स्क्वायर रूट में, और यहाँ पे भी f बार आ गया तो ये भी क्या रह जाएगा अपने पास t, f से f क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, f से f क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो देखो अपने पास x क्या बचा, x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास f अपॉन में 2m, साथ में क्या हो जाएगा t, प्लस का हो जाएगा अपने पास क्या 2e अपॉन में m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास t हो जाएगा, ये वाली टर्म बचेगी। अब मुझे पता है कि जो x आया वो क्या आया अपने पास, ये आया, क्या मैं f/m को न्यूटन्स के सेकंड नियम से क्या a लिख सकता हूँ, क्या बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कहता हूँ कि न्यूटन्स का सेकंड नियम मुझे क्या बताए कि f इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास ma होता है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास f/m हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास f/m हो जाएगा। तो यहाँ से अपन करते हैं, देखो इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, जब भी मैंने इसका स्क्वायर किया, इस ब्रैकेट का मैंने क्या किया था, दोनों साइड वर्क किया था, स्क्वायर किया था, तो यहाँ पे क्या आया था e की पावर 1/2 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो f²/4 2/m, और यहाँ पे t का भी क्या आएगा स्क्वायर ही तो आएगा, तो यहाँ पे जो t है वो भी किस में रहेगा स्क्वायर में रहेगा। ये टर्म ऐसे की ऐसे आएगी, +2a ऐसे का ऐसे और b भी ऐसे का ऐसे, तो यहाँ पे जो ये t है ये किस में आ रहा है अपने पास पूरा स्क्वायर में आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ भी क्या आएगा a² + b² + 2ab होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर वाली टर्म आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर भी क्या बनेगा अपने पास f/2m, साथ में क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म क्या बन रही है, तो ये वाली टर्म बनेगी अपने पास क्या, देखो x क्या बनेगा अपने पास, x इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास f, साथ में क्या है f/m क्या हो जाएगा a, क्या हो जाएगा f/m, यानी f/m को मैं क्या लिख सकता हूँ a, तो इसको तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ ऐसे, इसको मैं लिख सकता हूँ कि f/a में वो क्या होता है a, यानी ये क्या हो जाएगा 1/2 at², ये वाली टर्म रहेगी, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2e अपॉन में क्या हो जाएगा m, और साथ में क्या हो जाएगा t। अब यहाँ पे ये जो 2e/m है क्या है अपने पास
2E/m। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यदि मैं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मानता हूँ, क्या मानता हूँ, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी मैं लिख सकता हूँ कि V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा में क्या आएगा, प्रारंभिक यदि मैं गतिज ऊर्जा की बात करता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास क्या E इज इक्वल टू 1/2 प्रारंभिक वेग कितना V0 स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से V0 स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2E, 2 इधर आ जाएगा अपॉन में m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास V0 स्क्वायर, ये वाली टर्म आ जाएगी 2E/m और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास V स्क्वायर या V0 स्क्वायर। यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, तो इस टर्म की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 8t स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2E/m क्या होता है V0 स्क्वायर। यदि ये V0 है, यदि यहाँ V0 करोगे तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी V0 और साथ में क्या हो जाएगा t। कौन सी समीकरण है बताओ गति की, अपने पास गति की 3 इक्वेशन होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या क्या होता है अपने पास u स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो ये ut है, ये 1/2 at स्क्वायर है, गति की सेकंड समीकरण है। अब मैं कहता हूँ कि यदि ये गति की सेकंड समीकरण है, कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बताती है, एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। तो आपने जब भी छोटी क्लास में गति की तीनों इक्वेशन प्रूफ की है, गति की तीनों इक्वेशन प्रूफ की है, v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 2a होता है, क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस 2at। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये गति की जो सेकंड समीकरण है वो प्रूफ किससे होती है, वो एक ग्राफिकल मेथड था, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा कि एक ग्राफिकल मेथड था इस टाइप से, यहाँ से मैं इनिशियल वेलोसिटी u मानता हूँ, यहाँ से फाइनल मानता हूँ और यहाँ से ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ से ये वाली इक्वेशन क्या होती है प्रूफ होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन से प्रूफ होती है, इसका मतलब इसका जो गति का शेप होगा वो कैसा होगा अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। कैसा होगा अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो जो भी अपना टॉपिक था कि यदि मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करता हूँ, F इज इक्वल टू माइनस डेल यू की बात करता हूँ और F इज इक्वल टू माइनस डेल यू को यदि मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो भी लास्ट की इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, गति की समीकरण आएगी। और गति की समीकरण आती है तो मुझे यहाँ पे पता लगता है कि यही क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v0 t टाइम है, यानी ये क्या एक तरीके से ut है, ये क्या है x इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर। तो a यहाँ पे त्वरण है, t टाइम है, v0 इनिशियल वेलोसिटी है और t क्या है टाइम है, x क्या है यहाँ पे दूरी है, x क्या है दूरी है। अतः मैं लिख सकता हूँ कि अतः स्पष्ट है कि, यहाँ मैं लिख सकता हूँ अतः स्पष्ट है कि संरक्षी बलों के अंतर्गत, संरक्षी यानी F इज इक्वल टू माइनस का डेल यू, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। संरक्षी बलों के अंतर्गत कण की गति सरल रेखीय होती है। कण की गति क्या होती है, सरल रेखीय होती है। क्यों, क्योंकि हमें गति की सेकंड समीकरण प्राप्त होती है, हमें गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त होती है। हमें गति की द्वितीय समीकरण प्राप्त होती है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि यदि मैं कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर, संरक्षी बल के अंदर यदि कोई कण की गति की बात करता हूँ तो वो गति हमेशा कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन में होगी और वो मुझे स्ट्रेट लाइन में ही क्या होगी, दिखाई देगी। क्लियर। तो ये अपना था संरक्षी बलों के अंतर्गत किसकी गति, कण की गति। अतः ये क्या होगा अपने पास, सरल रेखीय गति को व्यक्त करेगा। गति की सेकंड समीकरण है, अतः यह क्या करेगा, सरल रेखीय गति को ही व्यक्त करेगा। यानी ये वाली इक्वेशन क्या बताएगा, स्ट्रेट लाइन को बताएगा। तो इस डेरिवेशन को मैं स्टार्टिंग से वापस बता रहा हूँ, एक बार देख लो वापस कि क्या क्या किया इसमें। सबसे पहले तो अपन ने क्या किया, एक रिलेशन लिया था कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास,
काइनेटिक एनर्जी प्लस का क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लिया अपन ने K प्लस U लिया है, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कुल ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। फिर अपन ने लिया है कि U को इधर भेज दिया तो E माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया K यहाँ पे क्या है गतिज ऊर्जा है जो कितनी होती है 1/2 mv²। तो ये कितनी हो जाएगी 1/2 mv²। तो यहाँ पे मैंने K की जगह क्या रख दिया 1/2 mv², m/2 को इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा 2/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v²। स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट। फिर मुझे पता है कि जब भी कोई संरक्षित बल की बात करते हैं तो ये वाला रिलेशन अपन ने देख रखा है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं F इज इक्वल टू माइनस का डेल यू। तो मुझे पता है कि F इज इक्वल टू माइनस का डेल यू होता है वो किस में होता है 3 डायमेंशनल में होता है। यदि मैं 1 डायमेंशनल की बात करता हूँ तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का du/dx। तो F dx इधर भेज दो तो F डॉट डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का F डॉट dx। दोनों साइड यदि मैं समाकलन करता हूँ क्यों क्योंकि मुझे यहाँ पे u की वैल्यू रखनी है। तो u की वैल्यू कहाँ से निकलेगी दोनों साइड समाकलन करने से क्या आ जाएगा अपने पास du का क्या हो जाएगा du समाकलन कर दिया x के रेस्पेक्ट में क्या हो गया इसका इंटीग्रेट हो गया समाकलन हो गया। यहाँ से क्या निकला u, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का dx का x हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा c यहाँ पर क्या है समाकलन नियतांक है c यहाँ पर क्या है समाकलन नियतांक है। तो समाकलन नियतांक की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि प्रारंभिक समय में t 0 होता है तो x भी कितना होगा 0 होगा, और t 0 है x 0 है तो u भी कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। u इज इक्वल टू कितना आ गया fx। अब ये जो u की वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या रखूँगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूँगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इसकी वैल्यू रख सकता हूँ। तो u इज इक्वल टू माइनस का fx किस में रखा इक्वेशन फर्स्ट में। तो e माइनस का u था, u की जगह मैंने क्या रख दिया माइनस का fx क्या हो जाएगा ये e प्लस का क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है dx/dt को मैं ऐसे लिख सकता हूँ v को। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ इसका समाकलन करूंगा। तो देखो यहाँ पे dx था, x वाली टर्म को इधर ले आया, dt को उधर ले गया, यानी सेपरेट कर दिया चरों की पृथक्करण विधि से। दोनों और साइड्स इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा दोनों साइड समाकलन हो जाएगा। तो ये वाली टर्म का समाकलन किया, इस वाली टर्म का समाकलन किया। जब दोनों टर्म का समाकलन हो गया तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका समाकलन कैसे होगा -1/2 +1 पावर होती है उसमें +1 ऐड हो जाता है तो -1/2 +1 अपॉन में आ जाएगा -1/2 +1 और fx है तो fx का क्या हो जाएगा अपने पास f हो जाएगा। ये क्या हो गया f/2, इसको -1/2 +1 कितना आएगा 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ऐसे कैसे 2/mt कर दिया। ये f/2 था, इसको ऊपर लाऊंगा तो 2/f हो जाएगा। इसका समाकलन कर दिया 0 से t लिमिट में तो ये क्या हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 क्या बचेगा t बचेगा। फिर अपन ने क्या किया यहाँ पे जो वैल्यू थी तो यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी 2/f था, ऐसे का ऐसे अपर लिमिट लगाई, अपर लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट लगा दी तो ये f(x) की जगह क्या हो गया 0, यानी ये वाली टर्म तो एक तरीके से खत्म हो गई। क्या बची अपने पास ये वाली टर्म बची, क्या बची अपने पास ये वाली टर्म बची। तो मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास जो टर्म बची वो क्या बची e प्लस fx की पावर 1/2 माइनस e 1/2। ये 2/f को उधर भेज दिया तो ये f/2 इधर आ गया, e को भी इधर भेज दिया तो अपने पास ये वाली टर्म बची। अब मैंने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर किया और दोनों साइड स्क्वायर किया तो अपने पास टर्म आ गई e प्लस fx और ये वाली टर्म आएगी। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका होल स्क्वायर से ओपन होगा, ये वाली नॉर्मल टर्म से होगा, e से e कैंसिल आउट, fx बचेगा। f से f के कॉमन आ रहा था वो मैंने f से f कॉमन लेके क्या कर दिया यहाँ पे इस वाली टर्म में कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचा केवल x बचा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया ये वाली टर्म हो गई। और मुझे पता है कि ये जो f/m होता है वो क्या होता है a होता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, तो उसको मैंने a लिख दिया। 2e/m है तो मैंने मान लिया कि कोई प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है जिसकी वेलोसिटी क्या है v0 है तो वो क्या हो जाएगा 1/2 m v0। तो 2e/m क्या हो जाएगा v0। तो इसी तरीके से ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी x इज इक्वल टू 1/2 at² प्लस v0। और मैं लिख सकता हूँ कि यदि संरक्षित बल का मैं यूज करता हूँ और उसके अंदर कोई भी पार्टिकल या कण की गति देखता हूँ तो वो मुझे क्या दिखाई देती है एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देती है। क्लियर। तो ये थी अपनी आज की क्लास और अपना जो डेरिवेशन था एग्जाम में ये डेरिवेशन कई बार इंपॉर्टेंट है आया हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को धन्यवाद।